हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में। डिस्कस करेंगे हम लोग 5 इयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे कि 5 इयर्स प्लान क्या है और कितने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की सूची को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। मतलब कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान के टोटल लिस्ट को, जितने भी लिस्ट है यानी कि जितने भी भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हुए उन सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू की। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका रही। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में, जो कि चला था 1951 से 1956 के बीच। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। तो 1951 से 1956 के बीच पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय कहने का मतलब 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं 1951 से 1956 तक। तो हमें ये डेट याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संसद में प्रस्तुत किया था। और दूसरा बात यह है कि इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो मुख्य रूप से किसाई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांध बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब शामिल थे। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि यह हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित था। और हमें यह बात ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जो लक्ष्य था वृद्धि दर का वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने कितना प्राप्त किया वृद्धि दर? वो 3.6% हुआ। यानी कि 2.1% वृद्धि दर तय किया गया था और हम लोगों ने 3.6% वृद्धि दर प्राप्त किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह चला 1956 से 1961 के बीच। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वह है 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो हमें यह याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के औद्योगिक विकास पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वृद्धि दर का वो 4.5% था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि दर हुआ वो 4.27% हुआ, जो कि अपेक्षा से थोड़ा कम हुआ। तो हमें यह ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.5% वृद्धि दर तय किया गया था, लेकिन वास्तविक में हमें 4.27% वृद्धि दर ही प्राप्त हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य पॉइंट है वो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो यह बात हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1961 से 1966 तक है। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 के दौरान था। हमें हमेशा टाइम पीरियड याद रखना होगा कि कब से कब तक चला। जो भी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चला यह हमें याद रखना है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है।
तो हमें इस बात को याद रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना है, यानी कि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर निर्धारित किया गया था वो 5.6% निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक में हमें जो विकास दर प्राप्त हुआ वो केवल 2.4% ही प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि चीन के साथ युद्ध हो रहा था। चीन के साथ युद्ध होने के कारण यह योजना जो है वो फेल हो गई थी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो फेल हो गई थी। फेल होने का कारण यह है कि चीन के साथ युद्ध हो रहा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारा निर्धारित था, यानी कि जो हमारा लक्ष्य था वृद्धि दर का वो 5.6% था, लेकिन हमें जो वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हुआ वो 2.4% ही प्राप्त हुआ। योजना अवकाश क्या है इसको देख लेते हैं। तृतीय योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, यानी कि 3 सालों तक योजना अवकाश रहा। 1966 से 1969 तक, 1966 से लेके 1969 तक इस पीरियड को कहा गया है योजना अवकाश, क्योंकि टाइम पीरियड के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। तो योजना अवकाश भी हमें ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था, यानी कि कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, लेकिन कभी कभी अलग अलग पूछ देता है एग्जाम में। तो हमें यह भी रखना है कि 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, यानी कि 3 वर्षों तक लगातार योजना अवकाश रहा। और योजना अवकाश क्यों रहा ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो फेल हो चुका था पूरी तरह से, और फेल होने के कारण था चीन से युद्ध। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका जो टाइम पीरियड है वह 1969 से 1974 तक है, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना जो है वह कब से कब तक रहा? 1969 से 1974 तक रहा। चौथा पंचवर्षीय योजना के जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य, पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि चौथा पंचवर्षीय योजना जो है उसके 2 मुख्य उद्देश्य, पहला यह था कि स्थिरता के साथ विकास करना, दूसरा यह था आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। और चौथा पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य पॉइंट है वो यह है कि इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो हमें यह बात याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और यह किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में जो चुनाव हुआ था, इसके दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चौथा पंचवर्षीय योजना का जो तीसरा मुख्य पॉइंट यह है कि सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। यह बात भी हमें याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि जो 14 भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल बनता है कि वो 14 कौन कौन से बैंक थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है कि 14 वो कौन से बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और उस दौरान पे जो सरकार थी वो किसका था? इंदिरा गांधी का सरकार था। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड था वह था 1974 से 1978 के बीच, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो चला था 1974 से 1978 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु यह है कि इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसके बाद उद्योग और खाने को वरीयता दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किया गया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के।
तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं प्रदान करना था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है एक रोलिंग प्लान। ये क्या है इसे देख लेते हैं। रोलिंग प्लान क्या है? जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तब उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान लाया गया जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। अब हम लोग देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को। छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह था 1980 से 1985 तक, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है वह चला 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु है वो यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी और मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गया था, राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी जिससे खाद्य कीमतें में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू समाजवाद का अंत हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसी योजना के समय में देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि फैमिली प्लानिंग और नाबार्ड बैंक की शुरुआत कब हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। नाबार्ड बैंक का स्थापना किया गया था 1982 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 तक चला। अगर हमें टाइम पीरियड याद रहेगा, अगर हमें बस यह याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो उस दौरान अगर कुछ भी हुआ होगा तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था और 1982 जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1980 से 1985 के बीच आ रहा है 1982। तो इसका मतलब यही हुआ कि नाबार्ड बैंक जो 1982 में बना यह छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही बना था। छठी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य वृद्धि दर तय किया गया था वो 5.2% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 5.7% हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रहा। क्यों सफल रहा? क्योंकि जो हमारा टारगेट था वृद्धि दर का हुआ था 5.2%, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया? 5.7%। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो था वो सफल रहा था। अब हम लोग देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1985 से 1990 तक चला था, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1985 से 1990 तक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसके द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य वृद्धि दर था वह था 5.0%, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया? 6.0%। तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था ये भी सफल रहा, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोगों ने ऐसा टारगेट रखा था कि 5% वृद्धि दर अचीव करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया? 6.0%। तो इसका मतलब यही हुआ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रहा था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है वार्षिक योजनाएं, जो हुआ था 1990 से 1992 तक, यानी कि 2 सालों तक वार्षिक योजनाएं चला था। तो वार्षिक योजनाएं का जो टाइम पीरियड है वो भी हमें ध्यान रखना है कि वार्षिक योजना जो है वह चला था 1990 से 1992 तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों में 1990 से 1991 और 1992 से 1992 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक स्थिरता थी, यानी कि आर्थिक स्थिरता के कारण जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू होना था वो 1990 में शुरू नहीं हुआ, उसके जगह पर 1990 से 1991 तक और 1991 से 1992 तक वार्षिक योजना चलाया गया था। वार्षिक योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि भारत को इस दौरान विदेश मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि भारत को किस योजना के तहत विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना था। तो वार्षिक योजना जो था 1990 से 1992 के दौरान, इस दौरान ही भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। और तीसरा पॉइंट यह है कि भारत में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, रिलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी की शुरुआत की गई थी। यानी कि वार्षिक योजना जो 1990 से 1992 के दौरान चला था, उस दौरान का जो तीसरा मुख्य पॉइंट है वो यह है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1992 से 1997 तक है। तो हमें ध्यान रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चला, तो 1992 से 1997 तक चला। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु यह है कि 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, 1995 में। और 1995 का किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत जो है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का सदस्य बना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब भारत सदस्य बना उस समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचों के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसके द्वारा क्या हुआ, विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लक्ष्य वृद्धि दर तय किया गया था वो 5.6% तय किया गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितना प्राप्त हुआ, 6.8% प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो भी सफल रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल क्यों रहा, क्योंकि जो हम लोगों ने टारगेट रखा था वृद्धि दर का वो 5.6% था, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया, 6.8%। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा था। अब हम लोग आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह चला था 1997 से 2002 तक। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1997 से 2002 तक चला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया, यानी कि इस दौरान क्या हुआ था, हमारे देश की आजादी का 50 वर्ष पूरा हुआ था। तो इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया।
इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था जनसंख्या पर नियंत्रण करना था और गरीबी को कम करना था। ये सब कब किसमें आते हैं? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आते हैं। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था वृद्धि दर का, वह था 7.1% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितना हुआ? 6.8% था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था उतना अच्छा सफल नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो हमारा टारगेट था वो 7.1% था हमें वृद्धि दर अचीव करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कितना अचीव किया था? 6.8%। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था उतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह 2002 से 2007 तक था, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 2002 से लेकर 2007 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। और इसका जो दूसरा मुख्य पॉइंट था वो यह था कि इसका उद्देश्य था 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि प्राप्त करना, यानी कि प्रति वर्ष हमें 8% का वृद्धि प्राप्त हो जीडीपी में, यानी कि प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त करें हम लोग। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारा लक्ष्य था वृद्धि दर का वह था 8.1%, लेकिन वास्तविक में हम लोगों ने वृद्धि कितना किया? 7.7%। 7.7%, यानी कि हमारा जो टारगेट था वृद्धि दर अचीव करने का वह हुआ 8.1%, और हम लोगों ने अचीव कितना किया? 7.7%, यानी कि इससे हम लोग कह सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये भी उतना अच्छा नहीं कर पाया। ऐसा देखा जाए तो हम लोगों ने अच्छा वृद्धि दर अचीव किया 7.7%, ये भी अच्छा होता है, लेकिन हमारा टारगेट जो था 8.1% का था जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उतना अच्छा नहीं कर पाई। अब हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह चला था 2007 से 2012 तक, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक चला था? यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला मुख्य बिंदु है वो यह है कि यह योजना सी रंगाराजन द्वारा तैयार किया गया था। तो यह बात हमें याद रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह सी रंगाराजन द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो ध्यान रखना है कि सी रंगाराजन द्वारा तैयार किया गया था क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना को। इसका मुख्य जो थीम था वह तेज और अधिक समावेशी विकास था, यानी कि कह सकते हैं तीव्र और समावेशी विकास, यानी कि इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि गरीबी में कमी कर सकते हैं। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? तीव्र और समावेशी विकास, यानी कि गरीबी में कमी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना था। यानी कि कृषि का जो वृद्धि दर था वो कितना होना चाहिए था? 4% वृद्धि करना था। और उद्योग में कितना करना था? 10%। और सेवाओं में कितना करना था? 9%। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ा दिया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि वृद्धि दर को 4% बढ़ा दिया गया था, उद्योग को 10% बढ़ा दिया गया था, सेवाएं को 9% बढ़ा दिया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह याद रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यानी कि यह जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर था। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब हम लोग देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह चला था 2012 से 2017 तक, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु यह है, पहला मुख्य बिंदु यह है कि इस योजना की विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, यानी कि फास्टर, मोर एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ थी। किसका? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो यह था कि इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, ये सब मुख्य लक्ष्य थे, मुख्य उद्देश्य थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि
इसका जो उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस प्रकार थे कि पहला यह था गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। दूसरा पॉइंट यह था कि 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। तीसरा पॉइंट यह था कि वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। चौथा पॉइंट यह था कि ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। पांचवा पॉइंट यह था कि हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। छठा पॉइंट यह था कि देश में 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान थे। यानी कि यह जो आप लोगों ने देखा उद्देश्य, यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 1 से लेकर 12 जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक से कोई अगर डाउट हो तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।